नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बेस्ट सीरीज़ में। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है इमरजेंसी। आप लोग जानते हो इमरजेंसी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इमरजेंसी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो इमरजेंसी की प्रोविजंस है वो हमारे पार्ट 18 के अंदर मेंशन है, कंटेंट है। The emergency provisions are contained in Part 18 of the Constitution from Article 350 to 360। ठीक है, तो याद रखिएगा इमरजेंसी पार्ट 18 के अंदर मेंशन है और कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं इमरजेंसी से, आर्टिकल 352 से 360 तक। द मेन रीजन टू इनकॉर्पोरेट द इमरजेंसी प्रोविजंस इज टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इमरजेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पहले इंट्रोडक्शन यही शब्दों का इस्तेमाल करना है कि इमरजेंसी हमारे पार्ट 18 के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 352 से 360 के अंदर इमरजेंसी के प्रोविजंस मेंशंस हैं और मेन रीजन है इमरजेंसी प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जो मेन रीजन है इनको कॉर्पोरेट करने का वो है टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कंट्री। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए मेंस में। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रीगेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। ऑप्शंस, आर्टिकल 355, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 355। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 355 के अंदर क्या है। देखिए, आर्टिकल 355, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, it shall be the duty of the union to protect the state against external aggression and internal disturbance। तो याद रखिएगा आर्टिकल 355 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है, ये ड्यूटी दे रखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आप स्टेट्स को प्रोटेक्ट करोगे फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आर्टिकल 355 याद रखिएगा। अच्छा, आर्टिकल 356 में क्या है? आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी है, और आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो याद रखिएगा 3 प्रकार की इमरजेंसी दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इमरजेंसी टर्म यूज़ नहीं हुआ, कहीं पर भी इमरजेंसी टर्म यूज़ नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, और आर्टिकल 360 के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी दे रखा है। तो ये तीनों इमरजेंसी को याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया may declare the national emergency if there is a threat of external aggression, internal disturbance, armed rebellion और communal clashes। तो याद रखिएगा communal clashes तो है नहीं, और नेशनल इमरजेंसी बोल रखा है, मतलब नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 को लगाने के लिए मतलब 3 बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, मतलब किस ग्राउंड पे आर्टिकल 352 को लागू किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी को इनेक्ट किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, वो कौन से एक्सटर्नल एग्रेशन, बिल्कुल सही, और आर्म रेबेलियन और वॉर। ठीक है, ये 3 बैकग्राउंड के कारण ही नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन से? एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबेलियन एंड वॉर। तो इसका आंसर है 1 एंड 3। देखिए, पहले आर्म रेबेलियन नहीं था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिमूव करके आर्म रेबेलियन टर्म को यूज़ किया गया था, इसको रिप्लेस कर दिया गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस को, और आर्म रेबेलियन को इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी ऑन द रिटन रिकमेंडेशन। याद रखिएगा, रिटन रिकमेंडेशंस ऑफ कैबिनेट। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि जो टर्म कैबिनेट, जो टर्म है, जो वर्ड है कैबिनेट का, वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो याद रखिए आर्टिकल 352 के अंदर मेंशन है। कैबिनेट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ही बार यूज़ किया है, वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 352 में। और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया है? 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कैबिनेट टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, वैन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स थ्रेटन बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन। तो याद रखिएगा नेशनल इमरजेंसी को 3 के कारण लगाया जाता है, मतलब 3 बैकग्राउंड से इसके लगाने के, 3 ग्राउंड से इसको लगाने के लिए कौन से? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियंस। द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस हैज़ बीन रिप्लेस बाय आर्म रेबेलियन इन 1944
इन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो याद रखिएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया और इसकी जगह पर आर्म रेबेलियन को टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी में बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी बताया था मैंने नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 352। आर्टिकल 352, आर्टिकल 370 रिलेटेड रहता है जम्मू कश्मीर से, जो कि अभी रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 371 हमारे महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है, और आर्टिकल 371 में कई सारे ऐसे आर्टिकल 371 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, डी, ई, एफ, जी, ऐसे काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं इसमें। और मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी हो तो उसमें एक ट्रिक बताई थी आर्टिकल 371 को कैसे याद करना है। नामा ऐप सिंपल मीन अरुण गोकर, है ना। कैसे बताया था मैंने, नाम ऐप सिंपल मीन MEAN मीन अरुण गो कर, है ना। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप इन सभी को समझ जाओगे कि आर्टिकल 371 को मैंने कैसे याद करवाया था। ठीक है, तो ये ट्रिक है, नामा ऐप सिंपल मीन अरुण गोकर। K फॉर कर्नाटका, G फॉर गोवा, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, M फॉर मिजोरम, S फॉर सिक्किम, A फॉर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों आता है इसमें मणिपुर, आसाम और नागालैंड। ठीक है, और 395 रिपेल हो गया, ये डिलीट कर दिया गया। तो याद रखिएगा नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर है, आर्टिकल 370 और 395 को रिपेल कर दिया गया। और आर्टिकल 371 के अंदर काफ़ी सारे मतलब स्पेशल प्रोविजंस है कुछ स्टेट्स को लेके, है ना। आर्टिकल 371 के अंदर क्या है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द महाराष्ट्र एंड गुजरात। और आर्टिकल 371 सब क्लॉज ए फॉर नागालैंड। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख लेना, अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो इस जो ट्रिक है उसको याद कर लेना, नामा ऐप सिंपल मीन अरुण गोकर। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कैन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी। अभी बताया था मैंने, देखो इसमें कौन सी इमरजेंसी है ये नहीं बता रखा। ठीक है, तो बताइए कौन से हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन, बिल्कुल एक्सटर्नल एग्रेशन क्या कहता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को डिलीट कर दिया गया, इसके जगह पर कौन सा है, आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको रिपेल कर दिया गया था, मतलब इसको हटाकर आर्म रेबेलियन को इंट्रोड्यूस किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट। फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट्स, बिल्कुल सही है। कौन सा ये कौन सा आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है, आर्टिकल 356 में, है ना। और फाइनेंशियल क्राइसिस, बिल्कुल सही है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 360। तो याद रखिएगा एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर एंड आर्म रेबेलियन नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड है। और फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी का ग्राउंड है कि इस ग्राउंड पे स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल रूल को इम्पोज किया जाता है, लगाया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। और फाइनेंशियल क्राइसिस होने के कारण हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है अंडर आर्टिकल 360। तो इसका सही आंसर है 1, 3 एंड 4, मतलब बी वाला आंसर है ना, तो फोर्थ का बी। देखिए आर्टिकल 356, अंडर आर्टिकल 356 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द प्रेसिडेंशियल रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट इफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो याद रखिए आर्टिकल 356। और अंडर आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ देयर इज अ फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इसको जो मैंने कोड्स हैं वो मैंने लिखे नहीं है, इसका कोड्स लिखे नहीं है क्योंकि थोड़ी जगह कम थी, लेकिन आप क्वेश्चन करोगे आप समझ जाओगे ना। व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट द एक्सटर्नल इमरजेंसी एज पर द आर्टिकल 352। एक्सटर्नल इमरजेंसी है, देखो नेशनल इमरजेंसी दो हिस्सों में, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो नेशनल इमरजेंसी है वो दो प्रकार की होती है, मतलब कैटेगराइज किया जाए तो एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी ग्राउंड कौन से होते हैं, अगर इमरजेंसी लगाई जाती है एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, और वॉर के ग्राउंड के तहत, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर वॉर छिड़ा हुआ इंडिया से, तो एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई जाएगी। अगर आर्म रेबेलियन है तो उसको इंटरनल इमरजेंसी कहा जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस करते हैं और व्हाट इज़ द करेक्ट पूछा है। ठीक है,
इट इज़ अ प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। अभी हमने बताया था कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, है ना, बिल्कुल सही है। इट शुड बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स, नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड वाला पढ़ो, इट शुड बी द अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, ये सही है। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है। कब डिक्लेयर किया जाएगा? अगर वो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव कर लिया जाए, ठीक है। और कितने टाइम में अप्रूव करना जरूरी है? विद इन 1 मंथ। मतलब मान के चलो कि मैंने इमरजेंसी का प्रस्ताव पास रखा पार्लियामेंट में, ठीक है। अब पार्लियामेंट के पास जैसे मैंने रखा, मान के चलो 10 तारीख हो, तो 10 तारीख को अगले महीने की 10 तारीख, ठीक है, मतलब 1 मंथ के अंदर ही अगले महीने की 10 तारीख तक ही पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा, मतलब इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ। पहले ये 2 मंथ था, ठीक है, पहले ये 2 मंथ था, लेकिन 2 मंथ को काट दिया 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। याद रखिएगा, 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2 मंथ्स को हटाकर 1 मंथ कर दिया गया, ठीक है। इट शुड बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी, नहीं, सिंपल मेजोरिटी से नहीं, पार्लियामेंट के द्वारा इमरजेंसी को अप्रूव किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से। किससे? स्पेशल मेजोरिटी, मतलब बाय 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, ठीक। इट कैन बी रिवोक बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, पार्लियामेंट के द्वारा इमरजेंसी को अप्रूव किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से, और रिवोक किया जाएगा, उसको कैंसिल खत्म किया जाएगा बाय सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से, और उसको रिवोक किया जाएगा बाय द सिंपल मेजोरिटी, बिल्कुल सही है। इट कैन बी रिवोक बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। अभी मैंने बताया था सिंपल मेजोरिटी से रिवोक किया जाएगा। इट कैन बी अप्रूव इन द जॉइंट सिटिंग, नहीं, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट नहीं, जॉइंट सिटिंग ओनली 2 चीज़ों के लिए होती है। कौन से मैंने आपको बता रखा है, ओ एफ। तो जॉइंट सिटिंग मतलब ऑर्डिनरी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग की जा सकती है, और फाइनेंशियल बिल के लिए भी जॉइंट सिटिंग की जा सकती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है इसमें? फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, अरे यार, चलो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कौन सा सही है ना। तो जॉइंट सिटिंग याद रखिएगा, जॉइंट सिटिंग 2 के लिए, एक ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हुआ है आर्टिकल 352, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, ठीक है। तो याद रखें, पार्लियामेंट के द्वारा इमरजेंसी को अप्रूव किया जाता है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। ओरिजिनली इट वॉज अ 2 मंथ, पहले ये 2 मंथ थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2 मंथ्स को हटा के 1 मंथ कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो नेशनल इमरजेंसी का जो अप्रूवल टाइम पीरियड था वो 2 मंथ था, उसको रिड्यूस कर दिया गया 1 मंथ के लिए। एवरी रिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट अप्रूविंग इट्स प्रोक्लेमेशन और इट्स कंटिन्यूएशन मस्ट बी अप्रूव बाय द स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट को अगर नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना है या फिर उसको कंटिन्यू रखना है, तो उसको स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। इट कैन बी रिवोक बाय द सिंपल मेजोरिटी, इट कैन बी रिवोक बाय द सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। अप्रूव और कंटिन्यू कौन सी मेजोरिटी से पास होगा? स्पेशल मेजोरिटी से, और उसको रिवोक करना है, कैंसिल खत्म करना है, तो उसको सिंपल मेजोरिटी से, ये याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए, नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी हुई है? नेशनल इमरजेंसी अभी तक के इतिहास में 3 बार लगी हुई है, ठीक है। 3 बार प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। कब कब? 1962 में, जो हमारे चाइना के साथ वॉर हुआ था, और 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, और 1975 के अंदर, ठीक है, इंदिरा गांधी ने लगाया था। इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जैसी 1975 में इंटरनल इमरजेंसी लगाई, है ना, इंटरनल इमरजेंसी लगाई, तो उसके बाद वो अपनी जो कांग्रेस पार्टी थी, वो अपनी पावर थी वो ख़त्म होगी, अप्रूव खत्म होगी। उसके बाद पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट थी? जनता गवर्नमेंट, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। आर्टिकल 358, 359, आर्टिकल 13 और 356। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 359, है ना, आर्टिकल 359। आर्टिकल 13 के अंदर क्या है? आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू दे रखा है, ठीक है, मैंने आपको बताया जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, बहुत अच्छे से बता रखा है। और आर्टिकल 356 के अंदर क्या है? प्रेसिडेंशियल रूल, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हो। आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल
19 आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 358 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर जो आर्टिकल 19 के अंदर जो हमें राइट्स दे रखे हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिए जाते हैं। कब लगाया जाता है? एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। एक्सटर्नल इमरजेंसी जैसे डिक्लेयर होगी, जैसी प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सटर्नल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी, वैसे हमारे आर्टिकल 358 फोर्स में आ जाएगा, और जैसे हमारा आर्टिकल 358 फोर्स में आएगा वैसे हमारे जो राइट्स मिलते हैं अंडर आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के अंदर जो हमें राइट्स मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और आर्टिकल 359 के अंदर जो दूसरे प्रेसिडेंट, हाँ, जो दूसरे राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 359, ठीक है। देखिए आर्टिकल 359 ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 एंड 21। तो याद रखिएगा 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 358 आफ्टर 44th अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 19 शैल बी सस्पेंडेड इफ एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी इज थ्रेटन बाय द वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी, तो याद रखिएगा आर्टिकल 350 और 359 पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। अभी बताता मैंने 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंड, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, मेनली ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट। अभी बताया सॉरी प्रेसिडेंशियल रूल किसके रिकमेंडेशन, मतलब एक ठीक है गवर्नर के द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट को कि जो प्रेसिडेंट फिर समझाता हूँ। गवर्नर देखेगा कि स्टेट की गवर्नमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर रही। फिर समझो, अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर रही, तो गवर्नर के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी प्रेसिडेंट को और कहा जाएगा कि आप प्रेसिडेंशियल रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, ठीक है, स्टेट्स के अंदर। तो ये होता है प्रेसिडेंशियल रूल। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 356, याद रखिएगा। देखिए जरा, अंडर आर्टिकल 356 द प्रेसिडेंशियल रूल इन अ स्टेट इज इम्पोज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 356 गवर्नर की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंशियल रूल को इम्पोज किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट। ऑप्शन, डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही है। रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, बिल्कुल सही है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज, नहीं, लोकल बॉडीज़ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर दिया जाता है। तो आंसर है इसका 1 और 2, ठीक है। लोकल बॉडीज़ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रेसिडेंशियल रूल इन अ स्टेट, द गवर्नर रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। याद रखिएगा गवर्नर के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर दिया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। इनको भी मतलब प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी जरूरी होती है। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही ये फंक्शन को एडमिनिस्टर किया जाता है। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व और प्रोरोगेट द लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी टू डू सो, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा डिसॉल्व कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल इन अ स्टेट, ठीक है। ध्यान रखना लोकल बॉडीज़ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मतलब लोकल बॉडीज़ को डिसॉल्व नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट फॉर द रैटिफिकेशन ऑफ एन एमरजेंसी पीरियड बाय द पार्लियामेंट। तो बताइए कितना है? 1 मंथ, ठीक है। अभी बताया था मैंने, पहले ये 2 मंथ था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट आया जिसको 2 मंथ को हटाकर 1 मंथ कर दिया गया, ठीक है। देखिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आया तो मतलब समझ लें नेशनल इमरजेंसी की बात चल रही है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी द अप्रूव बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। 44th अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द टाइम पीरियड फ्रॉम 2 मंथ टू 1 मंथ, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने जो टाइम पीरियड था अप्रूवल का उसको रिमूव कर दिया गया, मतलब रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 2 मंथ टू 1 मंथ। प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय द बोथ हाउसेस विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल रूल
और फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा विद इन 2 मंथ्स। और ये नेशनल इमरजेंसी है जो 1 मंथ के अंदर अप्रूवल होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, हु सेड, ये इंपॉर्टेंट है ना, हु सेड द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से पढ़िए, हु सेड द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। के एम मुंशी, बी एन राव, के एम नाम्बियर और एच एन कंजारू। तो इसका सही आंसर है सी, के एम नाम्बियर। ठीक है, देखिए, के एम नाम्बियर while opposing the provisions related to the presidential rule in the state mentioned that emergency power of the president is a fraud with the constitution। तो याद रखिएगा, के एम नाम्बियर ने साफ साफ कहा था कि प्रेसिडेंशियल, मतलब वो प्रेसिडेंशियल रूल के अपोज थे। उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि जो एमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट की, वो हमारी फ्रॉड है विद द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइम्स हैड द फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर इन द स्टेट्स ऑफ वॉर? 5 टाइम्स, 4 टाइम, वंस और नेवर। तो इसका सही आंसर है नेवर। तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में कभी नहीं लगी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में कभी नहीं लगी, तो नेवर। और नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? नेशनल इमरजेंसी अभी बताया मैंने 3 टाइम। कब? 1962 में और 1971 में और 1975 में। ठीक, ये दोनों एक्सटर्नल इमरजेंसी थी, एक्सटर्नल इमरजेंसी थी, और 1975 वाली इंटरनल इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, और यही जैसी 1975 की इमरजेंसी लगाई गई, वैसी इंदिरा गांधी ने अपनी पॉपुलैरिटी को डिक्रीज़ कर दिया, मतलब उनकी जो पावर थी, ठीक है, वो रिड्यूस हुई, और इसके कारण फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आई। ठीक है, उन्होंने मतलब जो जनता गवर्नमेंट थी, ठीक है, जनता गवर्नमेंट पहली बार प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल्स, ऑप्शंस, कैन बी एक्सटेंडेड टिल द इमरजेंसी लास्ट, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year only, कैन बी एक्सटेंडेड टिल द इमरजेंसी लास्ट बट नॉट ओनली बाय 1 year एट अ टाइम। ये बिल्कुल सही है, डी आंसर है। ठीक है, कैन बी एक्सटेंडेड टिल द इमरजेंसी लास्ट बट ओनली बाय 1 year एट अ टाइम। ठीक है, देखिए, द इफेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, इफेक्ट ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स और इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, मीन्स के उसमें देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो याद रखिएगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और हमारे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लाइफ के ऊपर। तो देखिए, अभी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ओनली 3rd पॉइंट पढ़ना है। द लाइफ ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year एट अ टाइम। ठीक है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनकी जो लाइफ है, टर्म है, उसको एक्सटेंड कर दिया जा सकता है फॉर 1 year, लेकिन एक बार में ओनली 1 साल, मतलब एक बार में ओनली 1 साल तक ही टर्म को एक्सटेंड किया जाता है। अगर दूसरी बार करना होगा तो दूसरी बार उसको फिर से रीअप्रूवल करना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि लोकसभा की जो लाइफ है उसको एक्सटेंड किया हो? तो इसका आंसर है यस। मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में। मैंने ये लोकसभा वाले चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है, क्वेश्चन भी किया था हमने इसको लेके, है ना, कि लोकसभा की लाइफ को एक्सटेंड किया गया था 2 साल के लिए। कौन सी लोकसभा थी, मतलब कौन सी टर्म की लोकसभा को एक्सटेंड किया गया था अपनी नॉर्मल टर्म से? तो ये आप कमेंट में बताइएगा, मैंने ये बता रखा है लोकसभा वाले चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल, कितने साल के लिए लगाया जाता है? फॉर 3 months। याद रखिएगा, प्रेसिडेंशियल रूल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी 3 साल के लिए लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी का कोई टाइम पीरियड है? वो है नहीं। नेशनल इमरजेंसी को कोई टाइम पीरियड नहीं है, मतलब कितने टाइम के लिए लगाया जाएगा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो मतलब इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल रूल के लिए और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 3 साल टाइम पीरियड दे रखा है। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल कितने साल के लिए लगते हैं? 3 साल के लिए। देखिए, प्रेसिडेंशियल ये 1 साल लगी, ठीक है, ये दूसरी साल, ठीक है, और ये तीसरी साल। प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लग गया, 1 साल कंप्लीट हो गई। 1 साल कंप्लीट हो गई तो इसके बाद अगर इसको एक्सटेंड करना है
एक साल से दूसरी साल तक एक्सटेंड करना है तो उसको दो कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ठीक है, जब ही दूसरे साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल को, नहीं तो बंद कर दिया जाएगा। कौन सी दो दो कंडीशन है? पहला कि नेशनल इमरजेंसी लगाओ, पहली क्या है, पहली कंडीशन क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगी हो। दूसरी, यहाँ फिर इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया हो कि ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है कि हम अपने इलेक्शंस को कंडक्ट कर सकें। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टली मना कर दिया हो कि हम इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवा सकते स्टेट्स के अंदर, तो आप अपने प्रेसिडेंशियल रूल को एक्सटेंड कर दें, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन लगी हो, मतलब कोई दो या एक, कोई मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन है या दोनों के दोनों इम्पोज हो रही हो, ठीक है, दोनों कंडीशंस लगी हो, जब भी प्रेसिडेंशियल रूल को एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी लगी हो या फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन कह दे कि अब इलेक्शंस कंडक्ट कराना इम्पॉसिबल है, कंडीशन सूटेबल नहीं है, तो हम प्रेसिडेंट रूल को आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर दिया जाता है फॉर अ सेकेंड ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंशियल रूल वाज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश, त्रावणकोर, कोचीन और पैप्सू और बिहार। तो उसका सही आंसर है पैप्सू के अंदर। तो याद रखेगा, प्रेसिडेंशियल रूल सबसे पहली बार कब लगाया गया था? पैप्सू में, मतलब पंजाब के अंदर। देखिए, द प्रेसिडेंशियल रूल अंडर आर्टिकल 356 वाज इम्पोज इन 1951 फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन फॉर्मल पंजाब एंड फर्दर इन 1953 इन द पटियाला इन पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पैप्सू में, ठीक है। तो याद रखेगा, पहली बार प्रेसिडेंशियल रूल कहाँ पर इम्पोज किया गया था? पैप्सू में। पैप्सू में आया तो ध्यान रखना पंजाब, मतलब क्वेश्चन के अंदर पैप्सू लिखा होगा या फिर पंजाब लिखा होगा। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंशियल रूल सबसे पहली बार कहाँ गया था, मतलब फर्स्ट टाइम कहाँ पर इम्पोज हुआ था? पंजाब के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट और यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव। तो इसका सही आंसर है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी बाय द पार्लियामेंट। ये हमारा इफेक्ट था, अभी मैंने बताया था ना, ये वाला कहाँ था, वो कहाँ था, हाँ ये वाला। द लाइफ ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड दिस नॉर्मल टर्म बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ 1 ईयर, ठीक है। तो लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो लाइफ है, टर्म है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, देखिए जरा, वाया द पार्लियामेंट। ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी होगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जी धन्यवाद।